चलो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं मेजरमेंटेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये ICSE क्लास 9 का चैप्टर 1 फिजिक्स। इसको अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आगे फिर क्लास 11th में मिलेगा। 11th का पहला चैप्टर, ठीक है, मेजरमेंट एंड यूनिट एंड मेजरमेंट, उसी से रिलेटेड है। और 11th का तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th में हम लोग को कंपटीशन देना है, मेंस और एडवांस का एग्जाम देना है। तो ऑब्वियसली इस चैप्टर को थोड़ा सा ठीक से हमें देखना चाहिए। हालांकि इस चैप्टर से क्वेश्चन कम ही आता है 11th से, लेकिन अगर क्वेश्चन के मामले में देखेंगे तो फिर 9th वाला इंपॉर्टेंट है। 9th में तो क्वेश्चन आएगा, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसको स्टार्ट करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दें। अगर आप हमारे साथ ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ डाउट्स रह गए हम पूछ नहीं पाए और व्हाट्सएप पर पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो फिर ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है। उस लिंक के जरिए व्हाट्सएप पर आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और उन लोगों के लिए भी हम एक स्पेशल बैच स्टार्ट करेंगे जो अभी क्लास 9-10 में है और आगे जा कर के मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। क्योंकि अगर मेंस और एडवांस निकालना है तो उसके लिए तो 9-10 से ही लगना पड़ेगा। 11th में जाकर के सोचेंगे कि ये इतना बड़ा सिलेबस है। 11th-12th का सिलेबस काफ़ी छोटा है, लेकिन जब हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो फिर अनलिमिटेड सिलेबस हो जाता है, जितना पढ़ो उतना ही कम है। तो क्यों ना हम लोग 9-10 से ही थोड़ा थोड़ा करके उसे देखना स्टार्ट कर दें। तो अगर जो लोग मेंस या एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आगे चल करके 11th-12 में, वो 9th से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और उसके लिए भी हम गाइडलाइन देंगे और उन लोगों के लिए भी एक बैच शुरू करेंगे। तो नीचे वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप का लिंक, वहाँ पर व्हाट्सएप में ज्वाइन कर लेना है। हाँ, फ़ोन नहीं करना है, फ़ोन लगेगा नहीं, वो सिर्फ व्हाट्सएप के लिए ही है, ठीक है। और इसके अलावे हमने स्टोरी भी पब्लिश कर दिया है। अपने कॉलेज लाइफ का जो स्टोरी था, जो मैंने लिखा था, उसे भी पब्लिश कर दिया है। उसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा यूट्यूब पर, महासंग्राम, महासंग्राम ईडू फॉर ई, महासंग्राम लिखना है, ईडू फॉर ई। वहाँ पर वो स्टोरी दिख जाएगा और वहाँ पर भी आपका मतलब जो फीडबैक है वो काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि पब्लिश होने से पहले लोगों का फीडबैक इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इस इन्फॉर्मेशन के साथ अब हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने का मकसद क्या है? बुक में तो सारा कुछ दिया हुआ है, पर बुक में देने से सिर्फ पढ़ लेने से कुछ होता नहीं है, उसको समझना है। होता है क्या है, अब हम यहाँ पर एग्जांपल ले, मैंने जो स्टार्टिंग का टॉपिक है यूनिट और मेजरमेंट, पहले मेजरमेंट सीखेंगे उसके बाद यूनिट सीखेंगे। होता है क्या है कि अगर आप बुक से पढ़ने जाएँ तो मेजरमेंट याद करने में ही और यूनिट याद करने में, मतलब इसका डिफिनेशन याद करने में ही लगभग कितना टाइम लग जाएगा आपका, मतलब याद करो 15 दिन तक वो रहेगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़ने लगे, फिर एक ख़त्म, फिर 15 दिन बाद फिर से रिवाइज करो, फिर से 1 महीना बाद सेम हालत, फिर से वो ख़त्म। तो आखिर इससे निकले कैसे, इससे बचे कैसे? तो हम थोड़ा सा कुछ इस टाइप से बताएंगे कि इस क्लास में ही आज के आज ही ये याद हो जाए, बार बार सोचना ना पड़े। सिंपल एग्जाम्पल देकर के इसको समझाएंगे। तो आज इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे? मेजरमेंट का डिफिनेशन सीखेंगे। मेजरमेंट है क्या, वो सबको पता है, वो हर कोई को वेट करना आता है कि चावल कितना केजी है। यूनिट क्या है? यूनिट भी सबको पता है, किलोग्राम लीटर यूनिट है, पर उसको लिखेंगे कैसे? इंपॉर्टेंट ये है कि लिखेंगे कैसे, ठीक है। उसके बाद 1-2 हमने नीचे लिखा है। उसके बाद 3 नंबर चॉइस ऑफ यूनिट, चॉइस ऑफ यूनिट वहाँ पर सीखेंगे कैसा यूनिट होना चाहिए। और उसके बाद काइंड ऑफ यूनिट, कितने टाइप की यूनिट है। हाँ, बता दें कि जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो कौन साइज का बुक है। 1 मिनट हम बुक आपको दिखा देते हैं। ये हमारा कौन साइज वाला बुक है, तो आप लोग भी चाहे तो इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। और हम बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है कि लाइन बाई लाइन पढ़ाई है, हमको स्कूल में बोला गया है। मैंने देखा है ऐसा स्टूडेंट, मतलब वो क्लास ज्वाइन किया, पूरा क्लास किया, क्लास करने के बाद फिर हमको व्हाट्सएप करता है वो कि सर हम लोग को टीचर ऐसे आप पढ़ाइएगा तो मार्क्स नहीं देगा, वो सारा मार्क्स काट लेगा, क्योंकि वो चाहता है कि बुक में जैसा लिखा हुआ है वैसा ही बताओ। तो आप सिर्फ बुक से ही पढ़ाइए, जो जो रीडिंग है वो रीडिंग दे दीजिए। तो ऐसा करते हैं ना, आप लोग एक बार रीडिंग दे देना, हम तो बुक वाला ही फॉलो कर रहे हैं। और ऐसे अगर लाइन बाई लाइन अगर पढ़ना है ना, तो इसका भी वीडियो है, आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा जिसमें मैंने लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन किया है। तो वो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, आपको बता देंगे, बुक में जो लिखा है उसी को बताएंगे, ठीक है। और आपको एक बार बुक को पढ़ लेना है। बुक को पढ़ने के बाद जो लाइन समझ में ना आए व्हाट्सएप कर देना है कि सर ये लाइन आपने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो फिर हम वहाँ से एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसका ही टॉपिक मैंने लिया है। सबसे पहले इसमें मेजरमेंट दिया है और उसके बाद यूनिट का डिफिनेशन दिया है।
उसके बाद इसमें दिया है चॉइस ऑफ यूनिट, तो हमने थर्ड नंबर में रखा है चॉइस ऑफ यूनिट। फोर्थ नंबर में इसने दिया है हमने यहाँ पर लिया है काइंड ऑफ यूनिट, यहाँ पर भी वही है काइंड ऑफ यूनिट, फंडामेंटल और ड्राइव, जिसको हम लोग सीखेंगे क्या है। उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट ए सीखेंगे, और उसके बाद फाइनली ऐसा यूनिट इस बुक में यही दिया है जो हमने यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ए यूनिट मेजरमेंट क्या है। पहले मेजरमेंट समझेंगे, उसके बाद यूनिट क्या है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें, सिंपल लैंग्वेज में देखें तो हम लोग करते क्या है, चावल ले आते हैं, ठीक है, जितना भी है उतना हम चावल लेकर के आए। दूसरी तरफ वेट रखते हैं, वेट हमारा किलोग्राम होगा ऑब्वियसली, वहाँ पर हम लोग चावल को रख करके और देखते हैं कि उस वेट की तुलना में, मैंने मतलब जो हमने वो वेट के लिए रखा है वजन बटखारा जिसको बोलते हैं, उसके तुलना में ये हमारा जो चावल है, राइस है, वो कितना है। अगर 1/4 है तो हम लोग वही बोलते हैं 250 ग्राम है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग एक्चुअली कंपेयर कर रहे हैं। किसको कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं हमारा वो जो वेट बटखारा रखा हुआ है उसको किसके साथ, उस चावल के साथ। तो मेजरमेंट क्या हुआ, मेजरमेंट एक प्रोसेस हुआ, मेजरमेंट एक प्रोसेस हुआ जिसमें हम लोग चावल को कंपेयर करते हैं बटखारा के साथ। तो ऐसे लिख देने से मार्क्स मिल जाएगा, एक्चुअल में है तो यही, पर मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर मार्क्स के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्क्स क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हम मेजरमेंट का डिफिनेशन लिख रहे हैं, और मेजरमेंट के डिफिनेशन हम ये बोल रहे हैं कि चावल को मेजर करते हैं बटखारा के साथ। तो क्या सिर्फ चावल ही होता है, गेहूं को नहीं करते हैं, सरसों भी करते हैं, मतलब जितना सारा चीज़, बहुत सारी चीज़ को करते हैं ना। तो स्पेसिफिक नाम देने से काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए बुक वाला ने क्या किया कि एक टर्म खोजा, ठीक है, इसका नाम फिजिकल क्वांटिटी दे दिया, ठीक है। बस हम लोग को राइस को रिप्लेस करना होगा, राइस को रिप्लेस करना होगा फिजिकल क्वांटिटी से। और यही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लोग फिजिकल क्वांटिटी याद नहीं रख पाते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, राइस की जगह पर हम लोग एग्जाम में क्या लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे, तब मार्क्स मिल जाएगा। क्योंकि अब फिजिकल क्वांटिटी में सारा कुछ आ गया, चावल गेहूँ अनाज जितना है सारा कुछ आ गया। अब बटखारा के जगह पर क्या लिखें, ठीक है, बटखारा के जगह पर क्या लिखें। बटखारा के जगह पर उन्होंने सोचा बुक वाले कि क्या रखे क्या रखे। फिर उन्होंने सोचा कि चलो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर इसका नाम दे दे तो चलेगा काम, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी का कंपेयर हम लोग एग्जाम में क्या लिखेंगे, एग्जाम में हम लोग लिखेंगे कि हम लोग कंपेयर करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। हम लोग किसको कंपेयर करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। ये क्या है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस कैसा प्रोसेस, तो एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इसी को हम लोग मेजर करते हैं, मेजर करते नहीं लिखेंगे, मेजर का तो डिफिनेशन ही लिख रहे हैं। कंपेयर करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं, और इस प्रोसेस को ही मेजरमेंट बोलते हैं। समझ में आ गया। हमको एग्जाम में क्या याद करना होगा, पहले आना होगा चावल, फिर बटखारा, फिर रिप्लेसमेंट का काम होगा। बटखारा को रिप्लेस करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, चावल को रिप्लेस करेंगे आपका फिजिकल क्वांटिटी से, और उसके बाद लिखेंगे ये है क्या, तो एक प्रोसेस है। तो मेजरमेंट इज ए प्रोसेस इन विच वी कंपेयर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी विथ ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्यों यूज किए थे, क्योंकि सिर्फ बटखारा ही नहीं होगा, इसमें लीटर भी तो हो सकता है, और भी बहुत सारा यूनिट हो सकता है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी। डिफिनेशन बुक में क्या लिखा है, एक बार बुक का डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। हमारा बुक बोल रहा है मेजरमेंट इज द प्रोसेस, हमने वही बताया मेजरमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, ऑफ कंपेरिजन ऑफ द, यहाँ पर हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं, कंपेरिजन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हमने बताया यहाँ पर हमारा राइस फिजिकल क्वांटिटी है, विथ द नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारा क्या है यहाँ पर, बटखारा। ऑफ द सेम नेचर, सेम नेचर लिखना जरूरी है, लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है चावल की जगह दूध, दूध को हम लोग बटखारा से थोड़ी वेट करेंगे, तो सही है। तो ये डिफिनेशन पूरा क्लियर हो गया। अब आते हैं मतलब ए वाला हम लोग का कंप्लीट, मेजरमेंट कंप्लीट। आई थिंक याद होना चाहिए, अगर ये दो टर्म याद रहा तो ये याद हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं यूनिट पर। अब यूनिट क्या है, ठीक है, अभी तो हम लोग बोले कि वेट करेंगे, किसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, बटखारा और राइस।
तो यहाँ पर यूनिट बटखारा का जो यूनिट होगा ना किलोग्राम, वही हमारा यूनिट है। पर दिक्कत है इसको एग्ज़ाम में कैसे लिखना होगा, इस यूनिट को एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे। तो एक्चुअली हमारा जो यूनिट है ना, यूनिट क्या है, एक क्वांटिटी है, ठीक है। और यूनिट हमारा क्या है, एक क्वांटिटी है। और इसको हम लोग यूज किस लिए करते हैं, पहले यूनिट है क्या, तो यूनिट एक कांस्टेंट क्वांटिटी अगर यूज करते हैं तो और भी बेस्ट है। कांस्टेंट है, किलोग्राम एक कांस्टेंट है, लीटर एक कांस्टेंट है। और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या फ़र्क है। हम भी बहुत दिन तक सोचते थे ये वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। तो एक्स जो हमारा होता है, ठीक है, अब एक्स सोचते हैं एक्स भी लिखा हुआ है तो ये भी तो कांस्टेंट ही है, एक्स कहाँ वेरी कर रहा है। पर एक्स के जगह पर हम लोग मान लेते हैं कि 1 2 3 4 ये अगर कुछ भी हो सकता है तो फिर बोलते हैं कि एक्स हमारा वेरिएबल है। लेकिन जब बात करते हैं 1 2 3 4 स्पेसिफिक किसी चीज़ का बात करते हैं तो वो फिर हमारा कांस्टेंट होता है। ये सारा कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजर करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, एक कांस्टेंट यूज कर रहे हैं। मेजर करने के लिए एक कांस्टेंट यूज कर रहे हैं। और कांस्टेंट हमारा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है हमारा वेट बटखारा। तो यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, तो यूनिट इज ए कांस्टेंट इन विच, जिसे हम लोग मेजर करने के लिए यूज करते हैं। किस चीज़ की मेजर करने के लिए यूज करते हैं, तो वो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो वेट क्या है, वेट एक तरह का कांस्टेंट है, मतलब सॉरी यूनिट एक तरह का कांस्टेंट है जिसका यूज हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अब एक बार बुक में क्या डिफिनेशन है वो देख लेते हैं। यूनिट इन द क्वांटिटी ऑफ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। यूनिट क्या है, एक क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। हमने बोला व्हिच इज यूज्ड टू मेजर, जिसका यूज किस करते हैं, मेजर करने के लिए। किस चीज़ का मेजर करने के लिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो वेट एक क्या है, कांस्टेंट है जिसका यूज हम लोग फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए करते हैं। तो एक काम भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आगे। ये दो हम लोग पूरा कर लिए। अब आते हैं 3 में। 3 में हमारा चॉइस ऑफ यूनिट। अच्छा, एक चीज़ और, स्टैंडर्ड क्वांटिटी बना होता है, फिजिकल क्वांटिटी जो होता है इसका मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या क्या किस किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, जो इसका मेजरमेंट करने के लिए हम लोग को 2 चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। क्या क्या, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू का और एक यूनिट का। जैसे 5 kg, हम लोग कुछ बोल रहे हैं कि 5 किलो है, चावल कितना है, 5 किलो है, तो 5 हमारा क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, और 1 किलो क्या हो गया, यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए हम लोग को 2 चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू का और एक वेट यूनिट का। दोनों मिला कर, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अब हम लोग थर्ड आ रहे थे, चॉइस ऑफ यूनिट। यूनिट कैसा होना चाहिए, किस टाइप का यूनिट हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो चॉइस ऑफ यूनिट हम लोग को ऐसा यूनिट चाहिए ना जो हर जगह पर वैलिड हो, ठीक है। सबसे पहले हम बता रहे हैं कम से कम 3 पॉइंट तो लिखना पड़ेगा। 3 पॉइंट अगर एग्जाम में लिख देते हैं तो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो चॉइस ऑफ यूनिट सबसे पहले वो एक कंपैटिबल साइज होना चाहिए। कंपैटिबल साइज कहने का क्या मतलब हुआ, मतलब ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि बड़ा साइज का होना चाहिए या फिर छोटा साइज का होना चाहिए, ये नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग बोलेंगे कि छोटा साइज का होना चाहिए तो फिर अगर मान लो कि हम लोग को डिस्टेंस मेजर करना है अर्थ और सन के बीच का, तो फिर उसको कितना सेंटीमीटर लिखेंगे, कंपैटिबल नहीं, मतलब ये कंपैटिबल नहीं हुआ, छोटा वाला सही यहाँ पर नहीं होगा। तो एक कंपैटिबल साइज का होना चाहिए, उसके लिए कोई बड़ा यूनिट चाहिए। तो छोटा और बड़ा यूज ना करके हम लोग लिखेंगे ना कि हमारा जो यूनिट होना चाहिए वो कंपैटिबल साइज का होना चाहिए। दूसरा, यूनिट जो होना चाहिए उसमें मतलब यूनिट के डिफिनेशन में, ठीक है, यूनिट के डिफिनेशन में किसी भी टाइप का मतलब ये नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, बोलते हैं वो ईमानदार है, तो ईमानदार है, कितना ईमानदार है, इतना या फिर इतना, वो कैसे बता पाएंगे, वो तो बताना ही पॉसिबल नहीं है। क्लीन डिफिनेशन होना चाहिए, एकदम साफ साफ डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। किलोग्राम मतलब किलोग्राम,
वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरा, इसका जो डिफिनेशन है ना वो बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लियर, एकदम साफ होना चाहिए, इस तरह का कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो हम लोग दो चीज़ देखें, एक कंपेटिबल साइज होना चाहिए, दूसरा उसका डिफिनेशन में किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो हर जगह पर सेम होना चाहिए, मतलब वेरिएबल नहीं होना चाहिए। मतलब ये एक जगह से दूसरा जगह जा रहे हैं, अगर गया से पटना गए तो ऐसा नहीं गया से पटना जाने में उसका पूरा मतलब डिफिनेशन ही चेंज हो जाए, तो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो काइंड ऑफ यूनिट में हमने 3 ठो बोला है, एक बार अब बुक में देख लेते हैं। सॉरी, हमने चॉइस ऑफ यूनिट में 3 पॉइंट हमने लिखवाया है। अब आपका बुक क्या बतला रहा है एक बार देख लेते हैं। तो कहाँ गया चॉइस ऑफ यूनिट? चॉइस ऑफ यूनिट इसने बोला है कि यूनिट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज, हमने बताया कन्वीनियंट साइज का होना चाहिए। दूसरा बोला है इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन द यूनिट विदाउट एनी एम्बिग्विटी, अच्छा से डिफाइन होना चाहिए, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ईमानदारी टाइप का नहीं होना चाहिए, कितना ईमानदार है। और एक तो और दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ यूनिट शुड नॉट चेंज विथ स्पेस एंड टाइम, स्पेस और टाइम के साथ एक जगह से दूसरा जगह जाएंगे या फिर साल 2 साल के बाद वो चेंज नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ ही दिया है। इसका अगला पॉइंट है काइंड ऑफ यूनिट, चॉइस ऑफ यूनिट हो गया। अब हम लोग आते हैं काइंड ऑफ यूनिट में, कितने काइंड का कितने टाइप का यूनिट है। तो यूनिट हमारा जो है ना, एक फंडामेंटल होता है और एक तो ड्राइव होता है। ये फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट क्या है? 2 टाइप का यूनिट है, एक फंडामेंटल और दूसरा ड्राइव यूनिट। एक काफ़ी सिंपल है, ठीक है, ये सब का डिफिनेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। डिफिनेशन लिखने में थोड़ा इसी में कन्फ्यूजन हो सकता था, और कहीं कोई इशू नहीं आएगा। तो फंडामेंटल यूनिट क्या है? फंडामेंटल यूनिट है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, इसे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, किसी का साथ नहीं चाहिए। इसको एग्जाम्पल समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि आप बोलोगे कि मेरे को भी किसी का साथ नहीं चाहिए, हम भी इंडिपेंडेंट है, तो आप फंडामेंटल यूनिट हो कि नहीं। फिर दूसरा है ड्राइव यूनिट, ड्राइव यूनिट इसको हेल्प का ज़रूरत पड़ता है। अब हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं फोर्स का, फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स का यूनिट है न्यूटन। न्यूटन किस चीज़ से मिल करके बना हुआ है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या क्या, किलोग्राम मीटर सेकेंड, इतना सारा चीज़ मतलब आया हुआ है, तब जा करके एक तो बना हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल बोलेंगे या ड्राइव बोलेंगे? ऑब्वियसली ये मिल करके बना हुआ है, इससे फंडामेंटल से बना हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग ड्राइव यूनिट बोलते हैं। फंडामेंटल यूनिट कौन सा है? फंडामेंटल यूनिट है जो किसी का जिसको साथ की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं टाइम का, सेकेंड, ठीक है, एक किसी से मिल करके नहीं बना हुआ है। वेट का किलोग्राम लेते हैं, एक किसी से मिल करके नहीं बना हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो हमारा जो ड्राइव यूनिट होता है वो कैसे बना होता है? फंडामेंटल यूनिट के मिलने से, फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से बना होता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अब एक बार देख लेते हैं आपके बुक में क्या दिया हुआ है। फंडामेंटल यूनिट में दिया हुआ है, फंडामेंटल यूनिट इज दैट व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट। हमने वही बोला कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, और व्हिच कैन नाइदर बी चेंज नॉर कैन बी रिलेटेड टू एनी अदर फंडामेंटल यूनिट। एक फंडामेंटल यूनिट के दूसरा के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर दिया है मास और लेंथ, मास बिल्कुल अलग है, लेंथ बिल्कुल अलग है, और यहाँ पर लेंथ के लिए मीटर यूज हुआ है और मास के लिए किलोग्राम यूज हुआ है, दोनों एक साथ यूज हुआ है, ठीक है, दोनों से दो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर के 1 किलोग्राम मीटर बना, और सेकंड को भी इंक्लूड कर देंगे तो एक 3 फंडामेंटल यूनिट से बना हुआ है, और तीनों को एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है, तीनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर एग्जांपल दिया है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर और करंट। इसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो वो तो आगे दिया हुआ है, यहाँ पर साइड में आप देखोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट को दिया है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक तो। उसके बाद ड्राइव यूनिट, ड्राइव यूनिट का इन्होंने डिफिनेशन क्या लिखा है? तो ड्राइव यूनिट आर दोज व्हिच डिपेंड ऑन द फंडामेंटल यूनिट। हमने भी वही बताया कि हमारा जो ड्राइव यूनिट होता है वो किस पर डिपेंडेंट होता है? वो फंडामेंटल, मतलब अभी तक हमारा कुछ भी छूट नहीं रहा है बुक में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि लेंथ का स्क्वायर करेंगे तो हमारा ड्राइव यूनिट है। वॉल्यूम में भी ड्राइव यूनिट है, क्योंकि यहाँ पर लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, 3 बार लेंथ यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट।
तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग तो जानते हैं, हम लोग जो यूनिट यूज़ करते हैं एसआई यूनिट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एसआई यूनिट में किसी को कोई कन्फ्यूज़न होगा नहीं। प्रॉब्लम में फिर बाकी का क्यों पढ़ना है? ये सब एक्चुअली पूर्वजों को याद रखने के लिए मतलब रखा गया है, इसका भी यूज़ नहीं होता है, ठीक है। ये जो हमारा यूनिट दिया है सिस्टम यूनिट, इसमें 3 ठो दिखाया है। एक तो एफपी, एक तो सीजीएस दिया है। पहला दिया है सीजीएस, दूसरा दिया है एफपीएस और तीसरा दिया है एमकेएस। ये तीनों में सीजीएस तो चलो थोड़ा बहुत यूज हो भी लेता है, ठीक है। सीजीएस थोड़ा बहुत हम लोग यूज़ कर लेते हैं कभी कभार। तो ये क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड कभी कभार यूज हो जाता है, ऐसे अभी तो हम लोग ऐसा यूनिट ही यूज करते हैं। उसके बाद फुट, पाउंड और सेकंड, ये तो बहुत कम, रेयर, कहीं कहीं न्यूमेरिकल में 1-2 अगर दिख जाए तो अलग बात है, बस हम लोग इसको याद रखे हुए क्योंकि पूर्वजों ने इसे यूज किया है। उसके बाद मीटर, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ये इससे जो हमारा है ना ऐसा यूनिट इसी से मतलब रिलेटेड है, इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है ऐसा यूनिट। तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड ये हम लोग लगभग यूज करते हैं, पर ये एमकेएस बोल करके यूज नहीं करते हैं, ऐसा यूनिट बोल करके यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग का कंप्लीट हो गया। ऐसा यूनिट भी वही हो गया, ठीक है। ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड जो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। अब एक बार ऐसे यूनिट का लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसमें दिया है लेंथ, मास, टाइम, ये ठीक है, ये फंडामेंटल है, ये सारा जो दिया हुआ है ना फंडामेंटल है। टोटल दिया हुआ है 7 ठो, ये 7 फंडामेंटल यूनिट होता है, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, जिसके पास बुक नहीं है वो नोट कर सकता है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसका यूनिट भी दे रखा है। लेंथ का मीटर दिया है, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पीयर। इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर है, इसमें मैक्सिमम लेंथ, मास, टाइम का तो हर चैप्टर में हम लोग यूज करेंगे। टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक्स करके एक ऐसा चैप्टर रहेगा, वहाँ पर टेम्परेचर ही टेम्परेचर है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी फिलहाल नहीं पढ़ना है हम लोग को। इलेक्ट्रिक करंट, करंट नाम का चैप्टर है क्लास 10 में, वहाँ पढ़ने को मिलेगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में पढ़ने को मिल जाएगा, जिसका यूनिट क्या है? मोल है। और ड्राइव यहाँ पर 2 ठो कम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट दिया है, जिसमें एंगल और आपका सॉलिड एंगल होता है। तो एंगल का स्टाडियन, रेडियन, और सॉलिड एंगल का स्टाडियन, ये इसका यूनिट हो गया। तो ये हम लोग का चैप्टर जो है, इस चैप्टर का जो बेसिक था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब परफिक्स, ठीक है ना, परफिक्स को हम लोग देख ही लेते हैं, परफिक्स को छोड़ करके बढ़ना ठीक नहीं है। तो परफिक्स में हम लोग क्या क्या दे दिया है? डेका, हेक्टो, मतलब परफिक्स यूनिट के जस्ट पहले ये लगाया जाता है, ठीक है। जैसे किलो दिया है तो हम लोग ग्राम के पहले लगा लेते हैं किलोग्राम। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 ग्राम ही है, पर 1 किलोग्राम यूज़ करते हैं तो 10⁻3। और इससे डेका है जिसमें 10⁻1 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि 1 डेकाग्राम लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे? 1 × 10 डेकाग्राम। उसके अलावा यहाँ पर हेक्टो दिया है, हेक्टो अगर करेगा तो करना होगा तो क्या करेंगे? जैसे 1 हेक्टोग्राम में कितना हो जाएगा? 100 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम को बोल देंगे 1 हेक्टोग्राम। उसी तरह से 1000 ग्राम को बोलेंगे 1 किलोग्राम। और उसके अलावा मेगा, गीगा, टेरा, पेटा तक हम लोग याद रख सकते हैं। पेटा 10⁻15 से मल्टीप्लाई होगा, और टेरा 10⁻12 और गीगा 10⁻9 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये था हम लोग का बड़ा यूनिट, ठीक है। और छोटा यूनिट में क्या क्या यूज़ करेंगे? तो छोटा में सबसे पहले जो सबसे छोटा यूनिट होगा वो डेसी होगा, जो कि 10⁻⁻1 होता है, ठीक है। 1/10 नॉर्मल, जैसे मान लो ग्राम है, ग्राम को अगर डेसी ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो 1/10 लिखना पड़ेगा, तब वो डेसी ग्राम में कन्वर्ट होगा। 1 ग्राम को 10 से डिवाइड करेंगे तब वो डेसी ग्राम, और 100 से डिवाइड कर देंगे तो फिर वो हमारा सेंटीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1 को 1000 पार्ट में बांट देंगे। एक ग्राम का कोई सामान लो, उसको 1000 पार्ट में तोड़ दो, और उसके बाद जब 1 ठो निकालेंगे तो वो हमारा क्या होगा? 1 मिलीग्राम होगा। इसके अलावा माइक्रो 10⁻⁻6 यूज होता है। नैनो के लिए 10⁻⁹ यूज करते हैं। उसके बाद हमारा नैनो हो गया। पिको होता है 10⁻12 यूज करते हैं। तो ये सब कुछ स्मॉल यूनिट हो गए। उसके बाद इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आगे का वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। और अभी तक जो बताएं इसमें से अगर कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पर लिखना ना भूलें, और ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और एक बार अपना
रिव्यू ज़रूर दे वीडियो का कि क्या इसमें चेंज करना है और क्या कंटिन्यू रखना है। ठीक है, तो आज फिलहाल इसको बंद करते हैं। थैंक यू।